हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी की क्लासेस, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही वादा करा था कि ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और खास करके इंडिया की ज्योग्राफी को हम लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें तभी समझ में आएगी तब पहले हमें इंडिया की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। तो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में जो है आपको बताएंगे। तो इंडियन की ज्योग्राफी में चलते हैं टॉपिक की ओर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप एक बार एंजॉय करके देखो, एकदम स्टडी जो है बिल्कुल एंजॉयबल है। आपको पता नहीं होगा, आप जैसे कि हमारे एक अंदाजे में होता है कि हमारे नॉर्थ में माउंटेन है, यहाँ ऐसे है, फिर आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन होता है पहाड़ क्या है, पठार क्या है, मैदानी क्षेत्र क्या है, कैसे इसका डिवीजन होता है, कैसे बना। हम सब के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर माउंटेन कैसे बना वो ऊपर में, बीच में हमारा प्लेन्स कैसे बना, मैदानी क्षेत्र कैसे बना, और प्लेट्यू जो है हमारा पठार जो बना ये कैसे निर्मित हुआ हमारे देश में। इन सब के बारे में हम बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे भी बाकी क्लासेस मेरा कंटिन्यू रहेगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेप ऑफ द अर्थ। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ का शेप क्या है, तो आपके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। ये आकार है, गोला है, हम लोग यही समझते हैं जनरली ये गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है तो गोल है, हमारे मन में यही रहता है कि पृथ्वी गोल है। बट द फैक्ट इज पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी के एक अलग ही आकार है, जियोडी शेप है। जियोडी शेप को अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये कुछ इस तरह का होता है। जियोडी शेप कुछ इस तरह का होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई परफेक्ट सर्कल नहीं होता, ये परफेक्ट शेप नहीं है। इसमें ये वाला इक्वेटर हो गया, आप ऐसे अर्थ में देख सकते हैं। यही इक्वेटर है, आप इसको देखिए। ये एक जो जियोडी शेप है, एक्चुअली में अगर हम इस शेप की बात करें तो ये जियोडी शेप है। लेट मी जूम दिस बोर्ड फर्स्ट। होप अब आपको ये जियोडी शेप दिख रहा होगा। ये जियोडी शेप है जो काफी मतलब ऐसे पच का मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट मतलब एक स्क्वायर शेप ही नहीं है। हम ऐसा इसको कोई एक परफेक्ट शेप बोल ही नहीं सकते ना, हम इसको स्फेयर ना सर्कुलर, मतलब हम इसको एक कोई शेप नहीं बोल सकते, इसीलिए हम लोग इसको जियोडी मानते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो है ना ऐसा समझते हैं कि अर्थ हमारा गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम करता है वही इसके लिए जिम्मेदार है कि इसका शेप जो है एक परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाकी जानकारी आगे की क्लासों में इकट्ठा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टडी ऑफ मैप जो है कार्टियोग्राफी कहा जाता है, कार्टियोग्राफर्स कहा जाता है। जो इसका स्टडी करते हैं उसको कार्टियोग्राफर्स कहा जाता है। जो हम लोग मैप के बारे में स्टडी करते हैं उसे कार्टियोग्राफर कहा जाता है। और पृथ्वी के अंदर की स्टडी, जब हम किस अर्थ के अंदर की स्टडी की बात करेंगे, उसके लेयर्स, उसके अंदर जो गर्मी है, उसके अंदर जो मिनरल्स है, इन सब बातों की जब बात करेंगे तो इसको हम इसकी स्टडी को कहते हैं जियोलॉजी। और जियोग्राफी किसको कहते हैं तो पृथ्वी के बाहर की स्टडी, मतलब अर्थ के जो बाहर के स्टडी, बाहर में अर्थ के किस तरह से प्लेट्यूज बने हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनका जब हम स्टडी करेंगे तो इसे कहा जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये जो बेसिक चीज़ है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो आइए हम कुछ बेसिक चीज़ों को पहले इकट्ठा करते हैं। पहले हम अपने भारत को देखते हैं। अपने भारत की अगर हम रफ मैप को मैंने बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इस रफ मैप में देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको मैंने ये माउंटेन बनाकर दिखाया। ये 4 माउंटेन आपको दिख रहा होगा, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। इसका नाम है ट्रांस। ये मैं आपको बाकी डिटेल में बताऊंगा। सारे माउंटेन्स के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, मैदानी क्षेत्र के बारे में अलग से बताऊंगा, पठार के बारे में अलग से बताऊंगा। अभी बस एक रफली आइडिया ले रहे हैं कि कहाँ क्या है, हमारे देश में कहाँ क्या है। तो अगर हम अपने देश की सबसे ऊपरी हिस्से को देखें, जिसमें नेपाल और भूटान दूसरे देश भी आते हैं, तो हम लोग को जितना नेपाल से पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, जितना छोड़ना है उसको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा हमारे देश पे, हमारे एग्जाम में पूछे जाएगा हमारे देश से। और जहां तक नेपाल से या भूटान से किसी अन्य देश से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे भारत के सबसे ऊपरी भाग को देखेंगे तो ऊपर में जो है ये सारे माउंटेन्स है, ये पहाड़ है। ये कितने पहाड़ है? 4 पहाड़ हैं। ठीक है, अब ये 4 पहाड़ को होप आप सिंपली समझ सकते हैं। हम अपने भारत के रफ मैप को आपको बना के दिखा रहे हैं। ये 4 पहाड़, हम आपको बताएंगे कि ये पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ जस्ट आगे। और उसके बाद हम इस एरिया को देखेंगे, इसे मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स कहते हैं। इसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू को देखते हैं, और प्लेट्यू जो है हमारे भारत के दक्षिण दिशा में, कहाँ पे है? दक्षिण दिशा में जो है प्लेट्यू है। अब हम ये भी बता देंगे आपको प्लेट्यू जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ। और जो प्लेट्यू के बाद वाले हमारे क्षेत्र हैं, केरल वगैरह हो गए, गोवा वगैरह हो गए, ये तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरियाज है। क्यों कोस्टल एरियाज है? तो हमारे चारों तरफ क्या है, ये सब समुद्र के पानी है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये सारे कोस्टल एरियाज बन गए। ठीक है, तटीय क्षेत्र बन गए।
तट मतलब तो आपको पहले से पता होगा, तट जो समुद्र का तट होता है, नदियों का तट होता है, इसीलिए इसे तटीय क्षेत्र कहा जाता है। और आइलैंड को तो आप बचपन से जान रहे हैं, द्वीप का नाम तो आप बचपन से सुने हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये इसको हम बोलते हैं आइलैंड है, लिखते इजलैंड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको लिखते हैं इजलैंड, पढ़ते हैं आइलैंड। ठीक है, तो हमारे दो आइलैंड है, इसको आइलैंड कहते हैं, इसे तटीय क्षेत्र, ये प्लेट्यू वाला जो एरिया है, ये बीच वाला जो है ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ भी सारे, ये अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें जो हमारे इधर ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, असम, ये सब की बात करें, यहाँ भी कई सारे माउंटेन्स हैं। जब हम इन चारों माउंटेन्स का स्टडी करेंगे तो यहाँ वाले एरिया में भी आने वाले माउंटेन्स का स्टडी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप वो इसको समझ पाएंगे। और ये वाला जो स्थान है, जो हमारा राजस्थान है, वो वाले में मरुस्थल है। क्या ये डेजर्ट वाली एरिया है? ये जो है हमारा राजस्थान वाला एरिया, ये डेजर्ट आता है। ये डेजर्ट किस वजह से बना ये भी हम आपको बताएंगे। ये राजस्थान में अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की वजह से जो मानसून है वो यहाँ पे रुक नहीं पाती है। अरावली पर्वत जो है वो कुछ इस तरह से, ये भी हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। जब मानसून टॉपिक पे आएंगे तो मानसून के बारे में बताएंगे, तो बताएंगे कि क्यों ये डेजर्ट बन गया, क्यों ये मरुस्थल बन गया। ठीक है, राजस्थान में। तो अभी आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ अरावली पर्वत है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है इधर वाला, राजस्थान वाला, ये कैसा एरिया है? तो ये हमारा मरुस्थल वाला एरिया है। ठीक है, ये प्लेट्यू वाला मैदानी क्षेत्र है। अब हम आगे चलते हैं, ये आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के बारे में भी बता दें। अब हम चलते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, वन बाय वन देखते हैं कि माउंटेन्स कैसे बना, मैदानी क्षेत्र कैसे बना, प्लेट्यू कैसे बना, इसके बारे में वन बाय वन करके जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को एक बार और देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं कि जो हमारा माउंटेन्स होता है। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल फिगर ड्रॉ करा है माउंटेन्स का। तो माउंटेन्स पे मैं आपको ये भी आगे बता दूंगा कि माउंटेन्स पे पानी कैसे आते हैं, नदियों का निर्माण कैसे होता है, नदियां पर्वत से ही क्यों आते हैं। आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि भाई नदियां जो है वो पर्वत से ही क्यों आते हैं, माउंटेन से ही क्यों नदियों का निर्माण होता है ना। तो उसके पीछे एक बहुत ही मतलब लॉजिकल रीजन है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। नहीं तो वैसे भी मैं फर्दर जो क्लासेस में इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों नदियां जो है माउंटेन्स पे ही बनती हैं, और जितने भी नदियां वो माउंटेन से ही हमारे यहाँ आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप पहले अभी इतना ही समझिए कि माउंटेन से जो पानी उतरते हैं वो क्या करते हैं, पानी का जो इतना तेज फोर्स होता है कि वो अपने साथ छोटे मोटे पत्थरों को तोड़कर क्या करते हैं, नीचे लेकर चले आते हैं। तो इनके द्वारा जो लाया गया पत्थर होता है, रोल कर करके उसको एक जगह लाके जमा कर दिया जाता है। अब क्या होता है, अब जो पानी उतर रहे हैं, अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ से नदी जो है कोई पत्थर को लेकर आई, अब पत्थर को लेकर आती है, यहाँ आया, यहाँ निकल ये पत्थर यहीं अटक जाता है, और नदियां क्या होती है, धीरे धीरे इस पत्थर के अंदर चली जाती है, अंदर समा गई है। इसीलिए यहाँ आकर नदी जो है ना बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको नदियां दिखेगी ही नहीं, क्योंकि पत्थरों के बीच में क्या होता है ना, गैप होता है। आप इस गैप को देख पा रहे हो, इस गैप से क्या होता है कि पानियां जो है इस गैप होकर निकल जाती है नीचे नीचे, क्योंकि पत्थर के ऊपर पानी नहीं जा पाती है, पत्थर के अंदर काफी स्पेस होता है, तो पानी क्या करती है, यहाँ आकर विलुप्त हो जाती है नदियां। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो किसके द्वारा बनता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर से बनने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो हम उसे भावर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र कहते हैं। होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। नदियां जब यहाँ से अंदर जाती है, उसके बाद जहाँ पत्थर उसका खत्म हो जाता है लुढ़क के आया हुआ, तो नदियां थोड़ा सा विस्तृत हो जाती है। और जो ये वाला एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इस वाले एरिया को तराई क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम अपने अगर गाँव के लैंग्वेज में बोले तो इसे दलदल कहते हैं। दलदल आप लोग भली भांति समझते होंगे कि दलदल क्या होता है। दलदल क्षेत्र जहां पे आप अगर गलती से पैर दे दिए तो चले जाएंगे सीधे नीचे, तो दलदल क्षेत्र हो गया, इसी को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पानी आकर रास्ता उसको भटक जाती है, उसको पता ही नहीं रहता है कि हमको जाना कहाँ है। तो जब आप देखेंगे आप कहीं प्लेन सरफेस पे पानी को गिरा दीजिए तो क्या होता है, पानी से फैल जाता है काफी दूरी में, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पे होता है, यहाँ जब पानी यहाँ से निकलती है तो वो फैल जाती है, उसे पता ही नहीं होता है मैं जाना कहाँ है, उसे अपने डायरेक्शन का ज्ञान ही नहीं होता है। इस समय में क्या होता है, यहाँ पे पानी जो है हमेशा बनी रहती है, और पानी के हमेशा बने रहने की वजह से कारण दिक्कत क्या होती है, ये दलदल वाला क्षेत्र हो जाता है। यहाँ गलती से अगर आप आ गए तो क्या होंगे, मिट्टी में धंसते चले जाएंगे, अंदर दब जाएंगे मिट्टी के अंदर। तो इस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप नदी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो विस्तार है आप इसको समझ पाएंगे। आगे देखिए, अब ये नदी क्या करती है, जब अपनी डायरेक्शन को डिसाइड कर लेती है, जब उसे एक रास्ता मिल जाता है जाने के लिए,
तो नदियां अपना रास्ता बनाकर जाती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ज्यादा मानसून आ जाने की वजह से नदी की फोर्सेस काफी ज्यादा हो जाती है। नदी जितना स्पीड में यहाँ से उतरेगा पानी उतने ही स्पीड में इधर से गुजरेगी। तो पानी जब गुजरती है तो सम टाइम क्या करती है, पानी अपने रास्ते से इधर उलट के जाती है, मतलब थोड़ा सा आगे हो जाती है। आप देखे होंगे कि पानी की अगर तेज धार होगी तो वो अपना रास्ता और भी चौड़ा करते चली जाएगी। तो मिट्टी क्या, पानी क्या करती है कि अपने साथ क्या करती है कि अपना प्रेशर इतना ज्यादा कर लेती है कि इन सब एरिया में भी पानी आकर घुस जाती है, और घुस के फिर आगे जाकर ये सब क्या करती है, फिर नदी का एक पतला सा रास्ता बनाकर चली जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में क्या होता है कि ये वाले क्षेत्र में ये पानी जो आती है तो यहाँ पे अपने साथ जो वो मिनरल्स वगैरह होता है, सारे मिनरल्स वगैरह को लेकर यहाँ जमा कर देती है। अब मिनरल्स वगैरह के यहाँ जमा कर देने से क्या होता है कि ये मिट्टी जो है काफी उपजाऊ हो जाती है खेती के लिए, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो पर्वत से लेकर आई है। अभी आपको बताते हैं कि पर्वत का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तभी आपको पता चलेगा कि उस पानी में मिनरल्स आ कहाँ से जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो मिनरल्स जो लेकर आती है, उस सारे मिनरल्स को यहाँ छोड़ देती है मिट्टी, पानी जो है उस मिट्टी को यहाँ बिछा देती है। तो आप एक लाइन में याद रखेंगे, वैसा मिट्टी जो पानी के द्वारा लाकर और जमीन पर बिछा दिया जाए, पानी तो ऊपर से चली जाती है और मिट्टी वहीं बैठ जाता है, तो वैसे मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये ऐसा वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र कहते हैं। ये उपजाऊ के लिए काफी फायदेमंद होता है, जो खादर क्षेत्र होता है ये उपजाऊ के लिए काफी फायदेमंद होता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हर बार क्या होती है, बाढ़ आती है, हर बार यहाँ पानी आती है और हर बार अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, पानी और भी ज्यादा प्रेशर में गिरती है। मान ली बरसात ज्यादा हो गई, मानसून ज्यादा हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि और भी ज्यादा मात्रा में पानी का स्पीड बढ़ के आया। स्पीड बढ़ के आने से क्या हुआ कि अब पानी जो है वो ना केवल खादर क्षेत्र में बल्कि विस्तृत होकर जो है ये बागड़ क्षेत्र में भी पहुंच जाती है। दैट मींस कि ऐसे क्षेत्र में चल जाती है कि पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या पानी पूछेगा कि हमको यहाँ तक आना है कि यहाँ तक फैलना है। पानी का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एरिया को क्या करेगा, कवर कर लेगा, यहाँ बाढ़ वगैरह ला देगा। तो ये वैसा क्षेत्र जहां पे पानी क्या है ना कभी कभी आती है ना, पानी कभी कभी आती है। और मैंने अभी आपको बताया जो पानी समुद्र पहाड़ से गिरती है वो अपने साथ कई सारे मिनरल्स, कई सारे मिट्टियों को लेकर आती है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमेशा पानी डालती थी, ये वाला जो क्षेत्र है खादर वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमेशा मिट्टी को बिछाती थी। लेकिन इस बार पानी का रेट और रफ्तार इतना ज्यादा था कि वो क्या करी, इस क्षेत्र को भी क्रॉस करके और आगे पहुंच गई। अब आगे पहुंच गई तो इस वाले क्षेत्र में भी वो अपने साथ क्या करी कि कई सारे मिनरल्स को लेकर आई थी, वो बिछाकर चली गई। तो ये वाला भी जो क्षेत्र होता है ये काफी उपजाऊ होता है, काफी मतलब कल्टीवेटेड वाला एरिया होता है। यहाँ पे फार्मिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम बांगर कहते हैं। क्वेश्चन जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ है या बांगर सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो आपको हमेशा खादर टिक करना है। क्यों? क्योंकि खादर में ऐसी क्षेत्र है जहां बारिश हर बार आती है, प्रत्येक वर्ष आती है, हर साल आती है, हर बार नदियों का बारिश आएगा, हर बार नदियां बहेगी और हर बार नदियां क्या करेगी, अपने साथ खादर वाले क्षेत्र में पूरे पानी को बिछाते हुए चली जाएगी। और जैसे ही उसको पानी को बिछाते हुए जाएगी अपने साथ सारे मिनरल्स को यहाँ छोड़ के जाएगी, ताकि क्या हो जाएगा, फसल काफी बेहतरीन तरीके से उपजाऊ किया जा सकता है और काफी मतलब बेहतरीन उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा ये। और ये वाला जो क्षेत्र है बांगड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है कि पानी कभी कभी आती है, मतलब बाढ़ जैसे क्या होता है, कभी कभी हम सुनते हैं ना कि जैसे कि बाढ़ आ गई हमारे क्षेत्र में, कभी कभी आती है, ऐसा तो नहीं हमेशा बाढ़ आ जाती है। हाँ, बिहार के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ हमेशा बाढ़ आ जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कभी कभी बाढ़ आती है। तो रैंडमली कभी कभी पानी क्या होती है, इसका स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो इस वाले एरिया को भी कवर कर लेती है। और इस वाले एरिया को कवर करने की वजह से क्या होता है, ये वाला भी क्षेत्र क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है और समय समय पे रिवाइव होता रहता है, समय समय पे मिनरल्स वगैरह जो है इकट्ठा करता रहता है। तो आप भावर क्षेत्र समझ गए होंगे, तराई क्षेत्र समझे होंगे, खादर और बांगड़ समझे होंगे और जलोढ़ मिट्टी भी समझ गए होंगे। वैसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा क्या की जाती है, लाई जाती है और क्षेत्र में बिछा दी जाती है, उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब हम जलोढ़ मिट्टी को आप समझ गए होंगे और ये बाकी चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कोबर्स थ्योरी। अब हम जैसे कि ये बता दिए कि मिट्टी पानी के बारे में आपको बता दिए, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है,
जो हम ज्योग्राफिकली अगर हम देखेंगे, ज्योग्राफी के अगर माध्यम से देखें कि ये भारत जो है हमारा, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आते हैं इस पे टॉपिक पे। जो हमारा अगर हम आज से हजारों करोड़ों साल पहले की बात करें तो करोड़ों साल पहले एक अंगारा आइलैंड हुआ करता था और दूसरा गोंडवाना आइलैंड हुआ करता था। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे थे। मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो है एक ऊपर वाले एरिया में थे और एक नीचे वाले एरिया में थे। होप आप इसको देख पा रहे होंगे। मैं सर्कल कर देता हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर और नीचे वाले एरिया में क्या है, जो ये अंगारा था और पहले नीचे वाले एरिया में गोंडवाना था। तो अब क्या हुआ कि ये अंगारा और गोंडवाना जो है, अंगारा और गोंडवाने के बीच में एक सागर थी, तैथिस सागर। सागर मतलब समुद्र होता है, समुद्र था। लेकिन धीरे धीरे समय का परिवर्तन जो है हर चीज को बदल कर रख देता है। तो गोंडवाना क्या करा, गोंडवाना जो आइलैंड था ये धीरे धीरे ऊपर की ओर घसकता चला गया और एक समय ऐसा आया जो ऊपर में अंगारा आइलैंड था उससे आकर गोंडवाना टकरा गई। गोंडवाना जो है अंगारा से आकर जो टकरा गई तो हमारा ये पिछला हिस्सा था, ये हमारा गोंडवाना हो गया और ये वाला जो एरिया है ये अंगारा वाला एरिया हो गया। इधर वाला की बात करें, जो ऊपर वाला हमारा तिब्बत वगैरह, चाइना तिब्बत वगैरह हो गया ये, और नीचे वाला हम अपनी दक्षिणी भारत की बात करें तो ये क्या हुआ कि गोंडवाना जो है अंगारा से आकर टकरा गई। अब आप एक चीज एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर मान लिए कि सपोज करते हैं ये हमारा हाथ अंगारा है और ये गोंडवाना, जब अंगारा और गोंडवाना आपस में ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, ये ऐसे उठने लगेगी। बस यही रीजन, एक लॉजिकल रीजन है कि माउंटेन्स बने। जब ये गोंडवाना जो है तैथिस सागर बीच में थी, इसको चिढ़ते हुए, तैथिस सागर को चिढ़ते हुए अंगारा से आकर ऐसे टकराई और टकराने की वजह से क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, उठ गया। और उठने की वजह से क्या हुआ, एक विशाल लगभग 6000, हम एक एवरेज बता रहे हैं, 6000 मीटर ऊंचा जो है माउंटेन्स का निर्माण कर दी। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है, चार जो है ये माउंटेन्स के आविष्कार हो गए, पहाड़ के निर्माण हो गए। हम तीन ही कह सकते हैं, चार हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रांस वाला हिस्सा है वो पहले से ही माउंटेन था। ये जो ट्रांस वाला हिस्सा है वो पहले से ही माउंटेन था और यही रीजन है जो हमारा ट्रांस वाला माउंटेन है वो सबसे पुराना कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ये कुछ ऐसे नहीं 10 दिन में या 100 दिन में, 1 साल में, 10 साल में नहीं हुआ, ऐसा जो है करोड़ों साल लगा। गोंडवाना को धीरे 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 तैथिस सागर में घुसकते घुसकते ऊपर आने में करोड़ों साल लग गए। तब जाकर वो क्या किया, अंगारा को स्ट्राइक किया। और ना ही सिर्फ अंगारा को स्ट्राइक किया, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको इजीली दिखा रहा हूं कि ऐसे टकरा गया, नहीं, ये काफी करोड़ों साल में धीरे 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 ऊपर घसकते 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 इससे चिपका, फिर इस पे प्रेशर लगाते 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 ऐसे हो गया। अब मैं आपको ये बात आप समझ गए होंगे कि माउंटेन्स कैसे बना। ठीक है, माउंटेन्स जो है आप याद रखेंगे कि अंगारा आइलैंड पहले थी, हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और गोंडवाना बाद में। गोंडवाना आकर अंगारा को स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक करने की वजह से धीरे धीरे माउंटेन्स का निर्माण हो गया। ये लगभग कुछ 11 करोड़ साल में हिमालय बन गया। मतलब ये जो हिमालय बना ये लगभग 11 करोड़ साल पुराना है। अब आप कहेंगे करोड़ साल, तो ज्योग्राफी में करोड़ साल हमारे लिए जैसे 10 साल 5 साल होता है, वैसे ही ज्योग्राफी में करोड़ साल जो होता है वो नया माना जाता है, कि एकदम नाबालिग है, नया है अभी। करोड़ साल को बहुत ही कम माना जाता है, क्योंकि ये सब जो है ना ये काफी मतलब बहुत कम जो है ये अपना प्लेस डिस्प्लेस करते हैं, काफी लंबे समय में काफी कम दूरी ट्रेवल करते हैं, इसलिए करोड़ साल को जो है काफी कम माना जाता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अंगारा, गोंडवाना और तैथिस सागर। तैथिस सागर को चीरते हुए गोंडवाना किससे आकर टकराई, अंगारा आइलैंड से टकराई, और 11 करोड़ साल पहले जो है हिमालय यहाँ पे हमारा बन गया। हम हालांकि इस चारों के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी, रेलवे, बिहार पुलिस, आप जो भी एग्जाम उठाकर देख लो, उसमें अगर ज्योग्राफी टॉपिक है तो ज्योग्राफी से माउंटेन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसको समझ गए कि माउंटेन का, ये माउंटेन्स कैसे बने। अब हम चलते हैं प्लेट्यू, पठार जो है ये कैसे बने। पठार काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पठार का सबसे पहले बेसिक रीजन जानते हैं कि पठार उठ क्यों गया। सबसे पहला जो बात है, सबसे पहले क्या हुआ कि अंगारा जो था गोंडवाना से जब स्ट्राइक होता है, आप एक चीज देखे होंगे कि जब ये ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो ये सिर्फ यही नहीं उठेगा, बल्कि ये वाला भी एरिया, ये वाला जो एरिया है ये भी उठ जाएगा। ये ऐसे टकराने के बाद ये भी ऐसे हल्का सा उठ जाएगा। आप देखेंगे रोड अगर एक्सीडेंट को आप देखेंगे कभी, तो रोड एक्सीडेंट में अगर ऐसे ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसके स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ जो चेंजिंग आएगा वो आएगा, ये वाला भी चेंज आएगा, ये ऐसे उठ जाता है। आप देखे होंगे मैं इस पे से स्ट्राइक करें तो ये ऐसे उठ जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो उस तरह से ये एरिया थोड़ा सा उठा। लेकिन लॉजिकल रीजन क्या है प्लेट्यू बनने के पीछे, पठार बनने के पीछे, तो हम आपको समझाते हैं। ये भारत के अगर हम दक्षिण एरिया को देखें, मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा दक्षिण एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो दक्षिण एरिया जब आकर ये गोंडवाना जो है जब आकर अंगारा से टकराई थी तो यहाँ एक इरप्शन शुरू हो गया था, वोल्केनिक इरप्शन।
समझ रहे हैं, यहाँ एक वोल्केनिक इरप्शन, होप आप इस वोल्केनिक इरप्शन को जानते होंगे। अगर वोल्केनिक इरप्शन आपको नहीं पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे आपको वोल्केनिक इरप्शन नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वोल्केनिक इरप्शन की जो वीडियोस है बहुत ही डिटेल में बनाकर आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ, यहां से जो है कई सारे जो मतलब आपको पता होगा कि ये जब भी इरप्शन होता है तो इसमें से कई सारे ज्वालामुखी जो फटने लगते हैं, तो उसमें से कई सारे मलबा वगैरह निकलने लगते हैं। अब क्या हुआ, जब ये स्ट्राइक हुआ था तो इससे निकलने लग गए। अब वो क्या हो गया कि यहाँ वाले एरिया में ढेर लग गए, पूरे ढेर लगाते 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 अब ये ढेर जब यहाँ बहुत ज्यादा लग गया तो ये फैलना शुरू कर दिया, इस एरिया से इस एरिया, इस एरिया से यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरा इस तरह से मतलब फैलना शुरू कर दिए। और फैलते फैलते क्या कर दिए, पूरा भारत का जो दक्षिण एरिया है हमारा, उस दक्षिण एरिया में प्लेट्यू का निर्माण हो गया। ये कुछ 1-2 साल में नहीं हुआ, इसको भी होने में करोड़ों साल लगा। और करोड़ों साल लगने के बाद क्या हुआ, मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूँ इसमें। ये सिर्फ यहीं तक स्प्रेड नहीं हुआ, ये हमारे भारत के दक्षिण से लेके जो हमारा असम वाला एरिया है, असम वाले मेघालय वाले एरिया में भी इसका भयानक स्प्रेड हुआ। और यही रीजन है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्प्रेड हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं है ये देख के हो रहा था कि यहाँ आदमी है, यहाँ जानवर है, यहाँ नहीं होना है, वैसा नहीं हुआ। वहाँ जो भी जानवर थे, जो भी वनस्पति थे, सब उसके अंदर क्या हो गए, दब गए और दब के मर गए। ताकि क्या हुआ, अब क्या हो गया है कि आप किसी भी मिनरल्स को, जैसे किसी भी पेड़ पौधे वनस्पति जानवर को अगर आप इस तरह से 100-200 मीटर की गहराई में लपेट कर ऐसे जीवित ही मार देते हो, तो वो आने वाले हजारों करोड़ों साल में मिनरल्स का निर्माण करती है। मिनरल्स जैसे पेट्रोल वगैरह हो गए, डीजल हो गए, इन सब चीज का जो है वो निर्माण करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था तभी यहाँ जो भी वनस्पति थे, जो भी जानवर थे, उसके चपेट में आ गए और वो 100-200 मीटर अंदर चले गए। एक्चुअली में जो प्लेट्यू होता है वो कितना हाइट होता है, वो समुद्री एरिया से कम 1000 मीटर होता है। जब ये 1000 मीटर होगा और फ्लैट सरफेस होगा ऊपर की तरफ से, तब हम इसको प्लेट्यू, पठार कहते हैं। और पहाड़ क्या होता है, पहाड़ ऐसे नुकीला होता है, ये आपको पता ही है। तो पठार की हाइट कितनी होती है, 1000 मीटर। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक वोल्केनिक इरप्शन होगा कि वो जो ढेर लग रहा था, उसके वोल्केनिक इरप्शन मालवा का जो ढेर लग रहा था, वो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाइयों तक का ढेर लग गया। और ये इतना स्प्रेड हुआ कि पूरा दक्षिण भारत को कवर करने के साथ साथ जो है हमारा ये असम वाले एरिया में भी पूरी तरह से स्प्रेड हुआ। नॉट इवन इन असम, जो हमारा यहाँ पे एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी जो है ये देखने को हमको मिलता है। तो हुआ क्या, अब ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया था, ये वाला जो हम एरिया की बात करें, तो इस वाले एरिया में यहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये वाला जो एरिया था ये काफी कठोर हो गया, काफी हार्ड हो गया। हार्ड होने की वजह से आज तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है जो इस वाले प्लेट्यू को तोड़ सके, यहाँ वाले पठारों को तोड़ सके और उसके अंदर के मिनरल्स को निकाल सके। तो जो सबसे ज्यादा दूर होगा वहीं का तो पठार कमजोर होगा ना। तो यहाँ वाला की बात करें, जो झारखंड वाली एरिया है हमारी, वहां पे जो है ये पठार काफी कमजोर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्प्रेड करेंगे तो थोड़ा दूर में तो थोड़ा कमजोर ही होगा ना। तो यहाँ वाले पठार में से क्या किया जाता है, आसानी से जो है इसको तोड़ लिया जाता है मशीनों के द्वारा, और इसके अंदर से कोयला, पेट्रोल, मतलब कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो यहाँ से निकाले जाते हैं। होप आप इस प्लेट्यू को बहुत अच्छे से समझे होंगे। और प्लेट्यू के बारे में जिक्र जो है हम आपको अभी और करेंगे, क्योंकि हर प्लेट्यू, हर स्टेट के अकॉर्डिंग जो इसके नाम अलग अलग हैं। तो मैं आपको प्लेट्यू के बारे में अभी और भी जानकारी दूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि प्लेट्यू का उत्सर्जन कैसे हुआ, प्लेट्यू कैसे बना, दक्षिण एरिया में ही सिर्फ प्लेट्यू क्यों है और इस वाले एरिया में क्यों नहीं है। यहां तक आप प्लेट्यू को अच्छे से समझे होंगे कि प्लेट्यू किसकी वजह से हुआ, एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। और ये वोल्केनिक हुआ तो ये सिर्फ हमारे देश पे ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि क्या हुआ कि वोल्केनिक इरप्शन पूछ के तो नहीं हो रहा था, अच्छा इधर लैंड है, अच्छा इधर उल्टी कर देते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। उसको क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो अपने ऐसा नहीं देखता है किधर लैंड है किधर पानी है, वो बस ऐसे उछलता है और जिस तरह से वो लैंड पे आकर गिरा उसी तरह से यहाँ समुद्र में आकर गिरा। और आप याद कीजिए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो पेट्रोल का उत्पादन कहाँ से होता है, बॉम्बे हाई से होता है, आपको पता होगा। तो बॉम्बे हाई कहाँ है, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ बॉम्बे हाई। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला जो एरिया होगा तो जितना खनिज यहाँ मिल रहा है उतना खनिज यहाँ भी मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ वाले जो खनिज है इसी में से पेट्रोल निकाला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला लेयर जिस तरह से पतला है उस तरह से यहाँ वाला भी लेयर पतला है, तो इसको तोड़ने में आसानी होता है। तो यहाँ से जो है बॉम्बे हाई जो हमारे भारत की है, वहां सबसे ज्यादा पेट्रोल वगैरह खनिज वगैरह निकाला जाता है। तो बॉम्बे हाई जो है वो कुछ यहीं पर है। होप आप इसको समझ रहे होंगे। अब प्लेट्यू के बाद देख लेते हैं थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र। अब जैसे कि अगर ये प्लेट्यू बनेगा तो इधर वाला तो क्षेत्र सिंपल सी बात है कि ये तटीय क्षेत्र बनेगा। अब तटीय क्षेत्र की निर्माण कैसे होगी, तो समुद्र के द्वारा जो ये
हिट किया जाता है तो उसमें कई बार जो मिट्टी वगैरह लेकर आया भी जाता है और मिट्टी कभी कभी समुद्र काट कर भी ले जाती है। तो ये दोनों ही फिनोमिना की वजह से क्या होता है, तटीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और ये आइलैंड जो है, आइलैंड भी बनने का सबसे लॉजिकल रीजन यही है कि वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा क्या किया जाता है, जो उसके द्वारा मालवा फेंका जाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और कठोर होने की वजह से एक दिन क्या हो जाता है, ये ज्यादा हाइट हो जाता है और समुद्र की पानी जैसे ही घटती है तो प्लेट्यू आके निकल जाता है। तो हम उसको कह देते हैं कि चलो भाई आइलैंड हो गया हमारा, ये आइलैंड बना देते हैं हम उसको। जैसे कि हमारा दक्षिण में कई सारे ऐसे आइलैंड है जो अभी डूब चुके हैं, मतलब दक्षिण एरिया की अगर हम भारत की बात करें तो कई सारे ऐसे पोर्शन है जो डूब चुके हैं। तो इसी तरह से ये डूबता उगता रहता है, आइलैंड की बात ही अलग है। चलिए अब हम देखते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का कैसे निर्माण हुआ। तो क्या हुआ, जब ये गोंडवाना जो है अंगारा से टकराई थी, तो ए से गोंडवाना जब अंगारा से टकराई तो ये वाला एरिया तो आगे हो ही गया और ये वाला भी एरिया उठ गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया जो हमारा गड्ढा नुमा हो गया। आप देखिए अगर हम इसको ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, गोंडवाना जो अंगारे से टकराएगी तो ये इस तरह से उठेगी, ये वाला भी एरिया उठेगी, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये वाला ये गड्ढा ही रह जाएगा। तो ये वाला एरिया का गड्ढा रहना ही हमारा मैदानी क्षेत्र है। पहले जो है आज से करोड़ों साल पहले ये पूरा गड्ढा था, यहाँ पे मिट्टी भी नहीं थी। लेकिन जो हमारे पर्वत से उतरने वाली नदियां हैं वो सारी नदियां क्या करती है, अपने साथ मिनरल्स मिट्टी वगैरह को लेकर आती है, जो धीरे धीरे। अब आप बताओ कि अगर चारों तरफ से ऊंचा ऊंचा घर रहेगा और बीच में छोटा सा गड्ढा नाली जैसा रहेगा तो सारे घर की पानी कहाँ गिरेगी, उसी नाली में गिरेगी। तो उसी तरह से ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा। अब जो भी बारिश हो रही है उसकी पानी जहां आके गिरेगी तो इसी मैदानी क्षेत्र में गिरेगी। और यही रीजन है कि मैदानी क्षेत्र में बाढ़ जो है काफी भयानक आती है। खास करके बिहार की बात करें तो, असम वगैरह की बात करें, असम का तो थोड़ा सा अलग है, वहाँ बारिश ज्यादा होती है इसलिए बाढ़ वगैरह आ जाती है। अगर यहाँ की बात करें तो ये नेपाल में जो हमारे पहाड़ है उसकी वजह से बिहार वाले एरिया में ज्यादा आते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में क्या हुआ कि जो नदियां उतरती थी पहाड़ पे से, वो अपने साथ इतनी सारी मिट्टी वगैरह को लेकर उतरती थी कि वो सब जाके किसमें, मैदानी क्षेत्र को भरते चली गई। और करोड़ों साल के बाद वो कैसा सरफेस बन गया, मैदानी एकदम प्लेन्स बन गया, फ्लैट सरफेस बन गया, जो एग्रीकल्चर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, और कई सारी नदियां को भी रास्ता मिला इधर से आने जाने का, तो वो अपने साथ जो मिट्टी ला लाकर इसको भर दी। होप आप इस सारे चीजों को अच्छे से समझे होंगे कि माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट्यू पठार का निर्माण कैसे हुआ, मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। अब मरुस्थल का तो निर्माण कॉमन सी बात है ये जानना कि जहां बारिश नहीं होगी, जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वो स्थान मर जाएगा, और मरने वाले ही स्थान को मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, जहां पे खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं है। और खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं होगा तो वहां सिंपल सा बात है कि मिट्टी बंजर बन जाएगी, और बंजर बनेगी तो उसे मरुस्थल कहेंगे, मरा हुआ स्थल। चलिए इस बात को समझे होंगे आप, तटीय क्षेत्र समझे होंगे, पठार समझे होंगे, आइलैंड का निर्माण समझे होंगे, और थोड़ी सी जानकारी आपको जो है वोल्केनिक इरप्शन के बारे में भी मिली। अगर वोल्केनिक इरप्शन के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए या फिर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि अब हम ज्योग्राफी में जो ये 4 माउंटेन्स हैं, इस माउंटेन्स के बारे में हम आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 माउंटेन है, चारों माउंटेन के बारे में बहुत ही बेसिक चीजों से लेकर और हायर लेवल तक के चीजों को बताएंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ। मैंने आपको बताया जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर ज्योग्राफी है तो उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।